सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए पुनः एकत्र हुए हैं। आप लोग भी हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए पठन सामग्री के सहित हिंदी अध्ययन कक्षा में उपस्थित हुए होंगे। यदि पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो वीडियो को यहीं पर रोकें और पठन सामग्री लेकर अध्ययन में शामिल हों। विद्यार्थियों, आज हम पाठ 18 वसंत गीत नामक कविता पाठ, जिसके रचनाकार सच्चिदानंद हेरानंद वात्स्यायन गेय हैं, इस पाठ का पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन क्रम में आगे बढ़ते हैं। पाठ 18 वसंत गीत, रचनाकार अज्ञेय जी। पाठ के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि वसंत सर्वश्रेष्ठ ऋतु है, इसे ऋतुराज कहते हैं। इस ऋतु में शीतल मंद सुगंधित वायु बहती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। कवि ने पीपल, सिरिस, नीम, कचनार, आम आदि के वृक्षों में वसंत ऋतु में होने वाली प्रतिक्रियाओं का उल्लेख किया है। साथ में नई चेतना एवं स्फूर्ति की भी चर्चा करके जीवधारियों की प्रतिक्रिया को भी दिखाया है। वसंत के आगमन की सूचना देकर वह अपने प्रियजन को जगाने की प्रेरणा देता है। कविता की पंक्तियों में कहा गया, मलय का झोंका बुला गया, खेलते से स्पर्श से वह रोम रोम को कपा गया, जागो 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 सखी वसंत आ गया। पंक्तियों के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि मलय का झोंका बुला गया, शीतल सुगंधित मंद वायु या हवा खेल खेल में ऐसे शरीर को स्पर्श कर गई, या यूं कह सकते हैं कि शीतल सुगंधित मंद वायु का स्पर्श शरीर में रोमांच भर गया, रोम रोम को कपा गया। और इस अनुभव को प्राप्त करने के बाद कवि ने अपने प्रियजनों को जगाने के उद्देश्य से की प्रेरणा दी। अगली पंक्तियों में कहा गया, पीपल की सूखी खाल स्निग्ध हो चली, सिरिस ने रेशम की बेड़ी बांध ली, नीम के भी नौर में मिठास देख, हंस उठी कचनार की कली, केशुओं की आरती सजाकर बन गई है वधू वनस्थली। पीपल की सूखी खाल स्निग्ध हो चली, यानी वसंत ऋतु के आने पर मौसम इतना सुहावना हो जाता है कि अप्रिय लगने वाली वस्तुएं भी इस ऋतु में प्रिय लगती हैं। जैसे पीपल की सूखी खाल, यानी जो पीपल के तने की जो खाल होती है वो सूखी रहती है, और उसे बता रहे हैं कि वसंत के आने पर वो स्निग्ध हो गई है, यानी चिकनी हो गई। तो कहने का मतलब कि वसंत ऋतु की महिमा थी, जो रूखा सूखा था उसमें भी सौंदर्य और चिकनाहट आ गई। सिरिस ने रेशम की वेणी बांध ली,
शिरीष ने रेशम की बेड़ी बांध ली, मतलब पीले रंग के फूलों, शिरीष एक पीले रंग का फूल वाला पौधा होता है और उस समय पुष्प इस प्रकार से खिल गए हैं जैसे उन्हें देखकर ये लग रहा है कि इस पेड़ ने भी चोटी बांध ली है अपने सिर में। मतलब शिरीष ने रेशम की बेड़ी बांध ली। पंक्ति का आशय यह है कि शिरीष के पेड़ पर पीले फूल खिल गए हैं और यह पेड़ फूलों से सुसज्जित हो गया। नीम के नौर में भी मिठास देख हंस उठी कचनार की कली। कह रहे हैं नीम के नौर में मिठास देख, यानी नीम के फलों में मिठास को देख करके कचनार की कली हंसने लगी। यानी वसंत ऋतु की महिमा यह है कि नीम जिसके प्रत्येक भाग में कड़वाहट भरी है, वह भी वसंत के आगमन से, वसंत के प्रभाव से मिठास को प्राप्त कर रहा है। और हंस उठी कचनार की कली। कचनार नामक पौधे पर जो कलियां हैं वह भी पुष्प बन गई हैं। टेशुओं की आरती सजाकर बन गई है वधु वनस्थली। और वनस्थली यानी पूरा जंगल जहाँ टेशु के पेड़ हैं, उन पेड़ों में जब पुष्प आ गए हैं तो ऐसा लगता है जैसे यह जंगल का यह भाग टेशुओं की आरती सजाकर, टेशुओं के फूलों की आरती सजाकर जैसे कोई वधू खड़ी है। यानी यह जंगल वाली भूमि इस प्रकार से वसंत के आने पर फूलों से सुसज्जित हो गई है कि जिसे देखकर कवि यह कह रहा है कि जैसे कोई नई नवेली बहू आरती सजा करके खड़ी हुई है। स्नेह भरे बादलों से व्योम छा गया। जागो 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 सखी, वसंत आ गया। कह रहे हैं स्नेह भरे बादलों से, यानी बादलों में भी प्रेम भर गया और इन प्रेम भरे बादलों से पूरा आसमान छा गया। तो अपने प्रियजनों को जागृत करने के लिए कवि संदेश दे रहे हैं कि जागो जागो सखी जागो, वसंत आ गया। कविता की अगली पंक्तियों में चेत उठी ढीली देह में लहू की धार, बेंध गई मानस को दूर की पुकार, गूंज उठा दिग दिगंत चीन के तुरंत, यह स्वर बार बार सुनो सखी सुनो बंधु, प्यार ही में यौवन है यौवन में प्यार। पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जो अभी वसंत से पहले जो सुस्त पड़ा था, आलस्य में डूबा हुआ था, वह ढीला ढाला शरीर वसंत के आते ही चैतन्यता को प्राप्त करने लगा, चैतन्य हो गया। बेंध गई मानस को दूर के पुकार, और वसंत के आगमन की सूचना से उनका मन मस्तिष्क प्रफुल्लित हो गया। गूंज उठा दिग दिगंत, और वसंत के प्रभाव से चारों दिशाएं महकने लगी। चीन के तुरंत यह स्वर बार बार, जिन्हें पार कर पाना कठिन है, ऐसे दुर्गम
रास्ते भी वसंत के आगमन से चिन्हित हो गए, वसंत के आगमन से प्रफुल्लित हो गए। सुनो सखी सुनो बंधु, प्यार ही में यौवन है, यौवन में ही प्यार। कवि कह रहे हैं, सुनो सखी, यानी सखी मतलब दोस्त से है। सुनो सखी सुनो बंधु, बंधु का मतलब भाई और सखी का मतलब दोस्त। तो अपने भाई बंधुओं को जागृत करते हुए कह रहे हैं कि प्यार में ही यौवन है, अर्थात आज वसंत के आगमन से चारों ओर प्रकृति में यौवन आ गया है। प्रकृति में यौवन आ गया है। उठो जागो और उसके सौंदर्य को देखो। आज मधुदूत निज गीत गा गया। जागो 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 सखी, वसंत आ गया। कवि कहते हैं, आज मधुदूत निज गीत गा गया। मधुदूत कौन है? मधुदूत आम के पेड़ को कहा गया है। आज मधुदूत निज गीत गा गया। मधुदूत ने किसका गीत गाया? मधुदूत ने अपना गीत गाया। वसंत ऋतु में मधुदूत यानी आम का पेड़ भी अपने गीत को गाने लगा। तो जागो 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 सखी, वसंत आ गया, जागो। तो इस प्रकार कविता के अर्थ को हमने पुनः समझा और पाठ को हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, अभ्यास कार्य कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। आज हम पाठ का एक बार फिर से पुनरावृत्ति अध्ययन कर रहे हैं। तो इस कारण अभी आपने जो पाठ में पढ़ा समझा, उसी से संबंधित यहाँ पर ये प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों और इनके उत्तरों को आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है और ध्यान से प्रश्नों को पढ़ें, समझें और उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। पूर्ण वाक्य में, एक शब्द में उत्तर ना लिखें। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, फूल किस ऋतु में सबसे ज्यादा खिलते हैं? फूल किस ऋतु में सबसे ज्यादा खिलते हैं? दूसरा प्रश्न है, मलय पवन का झोंका किसके लिए कहा गया? कि मलय पवन का झोंका, ये संबोधन किसके लिए है? अगला प्रश्न है, वसंत के आ जाने पर कचनार की कली पर क्या प्रभाव पड़ा? वसंत के आ जाने पर कचनार की कली पर क्या प्रभाव पड़ा? अगला प्रश्न है, शिरीष ने रेशम की बेड़ी बांध ली, पंक्ति का क्या आशय है? ये पंक्ति है, शिरीष ने रेशम की बेड़ी बांध ली। इस पंक्ति का आशय बताना है, आशय स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न, कवि वसंत गीत नामक कविता में किसे जगा रहा और क्यों जगा? वसंत गीत नामक कविता से कवि किसे और क्यों जगा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। अगला प्रश्न है, चेत उठी ढीली देह में लहू की धार, इस पंक्ति का क्या आशय है? ये भी आपको उत्तर लिखना है। सातवां प्रश्न, कवि बार बार कौन सा स्वर पुकार रहा है? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। अगला प्रश्न है, मधुदूत किसे कहा गया? मधुदूत किसे कहा गया है? और नवा प्रश्न है, वसंत ऋतु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वसंत ऋतु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसके बाद अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? वसंत ऋतु को
ऋतुराज क्यों कहा जाता है? तो इस प्रकार आपको 1 से लेकर के 10 तक ये जो अतिरिक्त प्रश्न दिए हैं, तो इन सभी 1 से 10 तक सभी अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर हिंदी नोटबुक में लिखना है। तो गृह कार्य में पुनरावृत्ति अध्ययन के माध्यम से वीडियो में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। ये आपका गृह कार्य है। एक बात और ध्यान दें, पाठ 18 जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो पाठ 18 के समापन के बाद आपको अपनी हिंदी नोटबुक में कुछ भी हिंदी नोटबुक 1, यदि आप हिंदी नोटबुक 1 में कुछ लिख रहे हैं तो उस पर नहीं लिखेंगे। पाठ 18 समाप्त होते ही हिंदी नोटबुक 1 में लिखना बंद कर देंगे। और यदि आप हिंदी नोटबुक 2 में लिख रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, तब फिर आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप हिंदी नोटबुक 1 में लिख रहे हैं तो इस पाठ के समापन के बाद, यानी आज का गृह कार्य करने के बाद, आपको इस नोटबुक में अब कुछ नहीं लिखना। लेकिन यदि यह आपकी दूसरी नोटबुक है, हिंदी नोटबुक 2 में आप लिख रहे हैं, तो फिर आपको निरंतर लिखते रहना है। ठीक, इसके साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।